मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल यानी मोदी 3.0 का पूर्ण बजट संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़ी घोषणाएं की। प्रधानमंत्री मोदी ने आम बजट को जमकर सराहा है। पीएम मोदी ने इसे जनता जनार्दन का बजट करार दिया है। किस तरह का यह बजट रहा, क्या महत्वपूर्ण बातें थी, इस पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से बातचीत करें। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। पीएम मोदी ने आम बजट की जमकर तारीफ की है। पीएम ने इस बजट को एक फोर्स मल्टीप्लायर बताया है। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है, नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट सेविंग्स, निवेश, ग्रोथ और कंजम्पशन को आगे बढ़ाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट मिडिल क्लास की जेब भारी करेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को तेज गति देगा। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले, जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। वहीं बजट में किसानों को बड़ी सौगात मिली है। इसे लेकर पीएम मोदी ने कहा कि बजट में किसानों के लिए जो घोषणाएं हुई हैं, वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। बजट में किसानों के लिए जो घोषणा हुई है, वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। इससे आत्मनिर्भर अभियान को गति मिलेगी। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए। वहीं पीएम मोदी ने विकास भी विरासत भी के मंत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। वहीं पीएम ने बजट में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में घोषणाओं को ऐतिहासिक बताया। पीएम ने कहा कि इससे आने वाले समय में असैन्य परमाणु ऊर्जा में बड़ा योगदान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत का ये जो बजट आया, इसमें महत्वपूर्ण बात ये रही है कि जैसे ही आप मिडिल क्लास को या टैक्स में रियायत देते हैं, बहुत सारी बहुत पॉजिटिव बातें आपको सुनने को मिलती हैं। लेकिन मैं जैसा हमेशा कहता हूं कि टैक्स एक ऐसा विषय है जिसको डीकोड करने की ज़रूरत है, इसको बड़ी गहराई से समझने की ज़रूरत है। इसके बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, बाद में एहसास होता है कि अरे अरे ये ऐसा नहीं था, ये तो ऐसा था। तो इसको समझेंगे और दोनों पहलुओं से समझेंगे। सत्ता पक्ष के लिहाज से, जैसे ऋषभ तिवारी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रभात कुमार जी जो कि प्रवक्ता कांग्रेस हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, देश के बड़े जाने माने अर्थशास्त्री हैं आकाश जिंदल जी वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ में मेरे साथ में स्टूडियो में रोहित जैन साहब, जिन्होंने शुरुआत से ही जानकारियां दी थी एक टैक्स एक्सपर्ट के नाते, और उन्होंने बहुत सारी बातें जो कही थी वो बहुत निकल कर भी आई हैं इस बजट में। तो रोहित जी भी मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। और इसी तरह डॉक्टर भावना राय, उनसे भी सुबह से ही हमारी बातचीत हो रही थी, जानी मानी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भी कई बातें कही थी, उनको एनालाइज करने में बड़ा आनंद आएगा। लेकिन मैं शुरुआत प्रभात जी आपसे करना चाहूँगा। मैं मानता हूँ विपक्ष जो है वो जनता की आवाज़ होता है,
मैं मानता हूं कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार। मैं आऊंगा आकाश जी, आपके पास ही आऊंगा। मैं जानता हूं आपका समय आज धनाधन शोज कर रहे होंगे आप, और एक के बाद आपके साढ़े 8 तक आपके साथ हूं, आज 8:30 तक आपके साथ हूं, तो मेरी प्रार्थना है पहले मुझे मौका बस दीजिए। एक एक प्रार्थना एक रहेगी। एक बात बस हम सुन ले प्रभात जी की, कांग्रेस, ताकि आपके पास भी बोलने का मटेरियल आ जाएगा। तो प्रभात जी की बात सुनिए और फिर आप अपनी बात बोलिए। जी प्रभात जी। सर्वप्रथम आपको और मेरे सारे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और जिंदल साहब बिल्कुल अर्थशास्त्री हैं और आज इनकी जरूरत है देश को, हमेशा रहेगी। तो अगर मेरे वक्त के मेरे से पहले अगर इनको बोलने दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सिर्फ इस बजट पर 2 चीजें कहना चाहूंगा। मुझे लगता है कि एक्सपर्ट यहां बैठे हैं, अर्थशास्त्र के बड़े जानकार बैठे हैं। पहली बात, इस बजट को जब मैं सुन रहा था तो मैं याद कर रहा था 2022 तक का एक रेशियो, एक टारगेट प्रधानमंत्री जी ने दिया था इस देश को कि हर एक व्यक्ति के सर पे पक्का मकान हो। 2022 तक का दूसरा एक टारगेट था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 तक का ही टारगेट इन्होंने दिया था कि बुलेट ट्रेन चलने लगे। तो कम से कम टारगेट पे तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि टारगेट पे बात करना बेमानी हो जाएगी। अब आते हैं फिलहाल जो 12 लाख करोड़, अभी प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी मैं सुन रहा था दोबारा से आपके चैनल के माध्यम से। ये जो कह रहे थे 12 लाख करोड़ रुपए की आय जिनकी है उनके लिए ये व्यवस्था है, तो मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं, ये सिर्फ सैलरी वाले लोगों के लिए, ये आय पे नहीं है। तो ये बात प्रधानमंत्री जी को बतानी चाहिए। वैसे मेरा कोई सैलरी वाले लोगों से दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूं कि सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं के साथ आती है जो सैलरी वाले लोग हमारे भाई हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानी आती है। मेरा ये मानना है कि अगर 2-3 सेक्टर में इस बजट में प्रावधान किया जाता तो शायद, एक्सपर्ट भी बैठे हैं और शास्त्री हमारे बैठे हैं, वो बताएंगे, शायद बेहतर स्थिति होती। एक तो शिक्षा जगत, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम सही अर्थों में कार्य करने की बात करते तो शायद ये जो एमबीबीएस की सीट बढ़ा दी, आईआईटी की सीट बढ़ा दी, शिक्षा पे तो बड़ा फोकस रहा है इस बार। हाँ, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूं। आप प्रवीण भाई देखिए, धरातल की अगर बात करें, प्राइवेट स्कूलों में मनमाने रूप से पैसे वसूली किए जाते हैं। मैं वसूली शब्द बोल रहा हूं, मैं अपनी बात पर जोर डाल के बोल रहा हूं, वसूली किए जाते हैं पैसे। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल, जो अस्पताल की व्यवस्था है, जो मेडिकल फैसिलिटीज हमारे यहां, मिडिल क्लास का व्यक्ति कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, यहां बैठे जो भी लोग हों, वो सबसे ज्यादा परेशानी का अनुभव करता है जब उनके ऊपर मेडिकल इमरजेंसी आती है या शैक्षणिक व्यवस्था करनी होती है अपने बच्चों के लिए। ये सबसे बड़ी परेशानी का सबब होता है उनके लिए। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर को आप दुरुस्त कर देते, उस पर अगर आप ध्यान दिए होते, तो शायद इससे बेहतर। ठीक, मैं आपकी बातें समझ गया और हमें आपको समय मिलेगा, हमें आपको। तो जिंदल साहब, आप समझ गए होंगे कि मैंने प्रभात जी को क्यों पहले मौका दिया, क्योंकि मैं अगर तारीफ करूंगा तो मैं बीजेपी का कहलाऊंगा, मैं विरोध करूंगा तो मैं कांग्रेस का कहलाऊंगा, तो मैं बच जाता हूं इससे। अब आप बोलिए। सबसे पहली बात, ये मात्र सैलरीड क्लास के लिए नहीं है, ये एक भ्रांति है कि मात्र सैलरीड क्लास को बेनिफिट हुआ है। मैं कांग्रेस की बहुत इज्जत करता हूं, पूरे सम्मान के साथ बता दूं, सैलरीड क्लास के लिए यह है 12,75,000 और नॉन सैलरीड क्लास सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए है ये 12 लाख। तो ये भ्रांति मैं दूर करना चाहता हूं। दूसरी बात, सबको पता है इससे मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा। मैं इसे आज तक कहता था बजट्स को, डॉक्टर प्रवीण आप तो बहुत टॉप के जर्नलिस्ट है इस देश के, आज तक हम इतने शोध करते आए हैं कि मुंह मीठा कराया गया है। इस बार हलवा पूरी खीर एक साथ खिला दी गई है। लोग कह रहे हैं मिडिल क्लास को फायदा हो जाएगा, मिडिल क्लास बाजार जाएगी, शॉपिंग करेगी, कंजम्पशन ड्राइव होगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी। वो सब चीजें तो अपनी जगह ठीक है ही, लेकिन एक सवाल जो मेरे कांग्रेस के मित्र ने नहीं पूछा उसका पहले जवाब दे दूं। डॉक्टर प्रवीण, बहुत से लोग हैरान होंगे जब मैं आकाश जिंदल ये बताएगा इससे इनकम टैक्स कलेक्शन कम नहीं होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? 7 से 12 लाख के बीच में इनकम टैक्स में कुछ नुकसान होगा, लेकिन कंजम्पशन और डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, लोग मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाएंगे, बाइक खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, फ्लैट खरीदेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स
उससे कहीं ज्यादा आ जाएगा। और इनकम टैक्स का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो ओवरऑल इनकम टैक्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है अगले साल बढ़ेगा इससे। तो ये क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, मिडिल क्लास को वो राहत दे दी। आज मिडिल क्लास आटा दाल रोटी, बच्चों की एजुकेशन, बुजुर्गों की हेल्थ के बियॉन्ड, अब वो छोटे छोटे शौक जिससे मिडिल क्लास को बहुत प्रेम होता है और उनका हक भी है, कभी पिक्चर देखने जाना फैमिली के साथ, आउटिंग के लिए जाना, रेस्टोरेंट जाना, शॉपिंग करना या शौक की चीजें खरीदना, वो कर पाएगा। जीएसटी कलेक्शन बहुत बूस्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स कलेक्शन बहुत बूस्ट हो जाएगा। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है 0.7% इससे जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी। अगर कांग्रेस इंटरेस्टिंग। प्रभात जी, क्विक कमेंट, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले क्विक कमेंट, आप इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं क्योंकि आप बार बार अपना हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ बोलिए। वो जिंदल साहब बार बार मूवी जाने की बात कर रहे थे। जिस देश की सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर निर्भर मानती हो, वहां मल्टीप्लेक्स में मूवी दिखा रहे हैं, तो ये आपकी मेहरबानी है और मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं। लेकिन सत्य तो सत्य होता है जिंदल साहब, और सत्य यही है कि आज इस देश के अंदर जब स्लैब की बात आती है तो 300 से लेकर 3 लाख तक का जो शैक्षणिक खर्च करने की बात है, सालाना की बात कर रहा हूं, वार्षिक एक वर्ग जो इस देश में 50% के आसपास है, वो सिर्फ 300 रुपए अपने बच्चों पर खर्च कर पाता है वार्षिक, और एक वर्ग जो सिर्फ 1% है वो 3 लाख रुपए खर्च करता है वार्षिक अपने बच्चों पे। तो जब ये स्थिति रहेगी, नहीं, जब ये बात कही जिंदल साहब ने तब मेरे जहन में बहुत सी बातें आई थी। पहली चीज तो ये कि अगर आपके पास थोड़ा पैसा बच रहा है तो सोच समझ के खर्चा करें, बहुत ज्यादा सपने ना देखें। हाँ, सपने सबके होते हैं, पूरे करना चाहिए, गाड़ी लेना है, घर लेना है, मूवी जाना है, एक अच्छी छुट्टी मनाना है, ऐसे सपने होते हैं। ये सपने पूरे करें या इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श किया जाए। प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस ने अपनी बात को रखा, आकाश जिंदल साहब जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अपनी बात को रखा, भावना राय जी और रोहित जैन जी से मैं बात नहीं कर पाया हूँ। भावना जी अर्थशास्त्री हैं, रोहित जैन जी टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप दोनों से अब मैं शुरुआत करना चाहूँगा। रोहित जी, टैक्स ही टैक्स है आज के बजट में तो, लेकिन बाकी चीज़ों पर जैसा कांग्रेस प्रवक्ता ने भी कई प्रश्न खड़े किए हैं, उनका कहना है कि शिक्षा पर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्रियान्वयन मजबूत होना चाहिए। लेकिन आपको कैसे लगता है कि परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से ये जो टैक्स में स्लैब में राहत दी गई है, इसका असर बाकी चीज़ों पर पड़ेगा? प्रवीण जी, मैं डायरेक्ट टैक्स का एक्सपर्ट हूँ और मेरी समझ में मेरे करियर के पिछले 25 साल का सबसे बेहतरीन बजट है एज़ फार एज़ मिडिल क्लास इज़ कंसर्न्ड। मिडिल क्लास के लिए इससे बेहतरीन बजट मैंने पिछले 25 साल में अपने करियर में नहीं देखा। जितना बेनिफिट एक बजट में मिल गया मिडिल क्लास को, 7 लाख से 12 लाख तक की छूट बहुत बड़ी छूट होती है। और ये जो सैलरीड और इनकम वाला जो कांग्रेस प्रवक्ता अभी प्रश्न खड़ा कर रहे थे, वो कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अभी क्या है कि जो टैक्स स्लैब है वो 3 लाख से 4 लाख कर दिया है। अगर आपकी 4 लाख तक की इनकम है तो नो टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक इनकम है तो 5% टैक्स, 8 लाख से 12 लाख तक टैक्स इनकम है तो 10% टैक्स, 12 से 16 है तो 15% टैक्स एंड सो ऑन। बट एक और प्रोवाइजो डाला कि 12 लाख तक की जिनकी इनकम है उसमें दे विल बी नो इनकम टैक्स। कहने का मतलब 12 लाख तक की इनकम पे नो इनकम टैक्स, बट जो अगर आपकी 20 लाख की इनकम है तो आपको टैक्स स्लैब लगेंगे, जो पिछले आपने जो मैंने बताए। बट एक और बड़ी अच्छी बात आपको बताऊंगा, मैंने थोड़ा सा एनालिसिस लेके आया हूँ। अगर किसी आदमी की 20 लाख की इनकम है तो उसको आज की डेट में टैक्स देना पड़ेगा 2 लाख रुपए। तो मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, टैक्स यील्ड। तो टैक्स यील्ड इज़ ओनली 10%। अगर आपकी 24 लाख की इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 3 लाख रुपए, विच टैक्स यील्ड इज़ 12.5%। अगर आपकी 50 लाख की इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 10.8 लाख रुपीज़। द टैक्स यील्ड इज 21.6% ओनली। आई एम यूजिंग द वर्ड ओनली। 50 लाख की इनकम पर 10,80,000 रुपये टैक्स देना पड़े तो ये तो ऐसी तो बेनिफिट सरकार ने पिछले 25 साल में किसी भी सरकार ने नहीं दिए। ये रोहित जी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो 50 लाख की इनकम वाले बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहते हैं, तो उनको पता है कि ये उनके लिए कितना बड़ा। मैं आऊँगा आकाश जी, प्लीज़ मुझे भावना जी से एक कमेंट लेने दीजिए, उसके बाद डेफिनेटली आपके पास आ रहा हूँ। अगला आपके पास है भावना जी,
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी कंजम्पशन पावर का बढ़ना ज़रूरी है, बाइंग कैपेसिटी मजबूत होनी चाहिए। आपको लगता है ये जो कदम उठाया गया है ये बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा और कैसे फ्लरिश होगी इकोनॉमी इससे? जी डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ, मैं जैन सर से बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी तक के 25 साल के उनके करियर में, तो मेरे भी 10 साल 12 साल के करियर में वन ऑफ द बेस्ट बजट। सैलरीड ग्रुप की बात की जाए तो ये सैलरीड ग्रुप जिनका टैक्स एनहांसमेंट किया गया है, इन्हांस टैक्स स्ट्रक्चर जो 12 लाख तक के लिए नहीं दिया गया है, ये अपने आप में एक बहुत उम्दा कदम है गवर्नमेंट का, जो कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि सैलरीड क्लास को इस तरह के एग्जेम्पशंस दिए जाएंगे, इस तरह के राहत दिए जाएंगे, इस तरह की टैक्स रिलीफ दी जाएगी। ये बिल्कुल हमारा डिमांड बीच में कम हो गया था, तो ये कंजम्पशन ओरिएंटेड बजट है। अब इसको हम कैसे डेविएट करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमें देखना होगा, इंडिविजुअल्स को देखना होगा कि हम कंजम्पशन की तरफ उन्मुख हो रहे हैं या हम इन्वेस्टमेंट की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हमारी, मेरा यही सवाल था जब वो अभी मूवी वगैरह की बात जिंदल साहब कर रहे थे, तो क्या हमें कंजम्पशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पर सोचना चाहिए? बिल्कुल, हमें इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम कंजम्पशन ओरिएंटेड, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डिमांड जो है अभी इमीडिएट बूस्ट होगा, और डिमांड जब बूस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी जो है, सर्कुलर इकोनॉमी भी हमारी बूस्ट होगी। हम बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का फोकस है सर्कुलर इकोनॉमी। आई होप कि सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में सबको पता होगा, दैट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी। ये नहीं है कि एक इकोनॉमी दूसरे इकोनॉमी से लिंक है, इसका कहीं कोई ये मतलब नहीं है। सर्कुलर इकोनॉमी को बहुत लूजली यूज़ किया जाता है, तो सस्टेनेबिलिटी की बात है। तो ये बजट जो है ना, अगर देखा जाए ना, तो सस्टेनेबिलिटी एस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की बड़ी राहत दी जाएगी। मैं बताऊं, डिटेलिंग से ज्यादा आप लोग जब बोलते हैं ना बहुत अच्छा, ऐतिहासिक, वो मेरे दिमाग में अटक के रह जाता है कि ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत, बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से एनालाइज करें, एक्सपर्ट को सुनी रहे। प्रभात जी नोट करते जाइएगा, आपके पास बहुत सारे पॉइंट आते जा रहे हैं, तो आप नोट करते जाइए। मैं डिटेल में लूंगा, आपके हर पॉइंट को लूंगा। लेकिन आकाश जी, अभी सबने अपने एक्सपीरियंस बताया, मुझे याद पड़ता है 15-16 साल हो गए जब मैं आकाश जिंदल साहब के साथ बैठ रहा हूं। हम इसी तरह बजट पर और इकोनॉमिक्स के कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं। 20-25 साल मुझे हो गए पत्रकारिता करते हुए, और 15-20 सालों से हम आकाश जी के साथ बैठ रहे हैं। आकाश जी, क्या आपके करियर में भी ये बजट ऐसा था चौंकाने वाला? क्योंकि बहुत सारे लोग इनकम टैक्स रिबेट को देखकर चौंक गए कि अरे ये, इस पर तो कुछ बोलना बड़ा मुश्किल है, ये तो ऐसा दांव खेल दिया जिस पर क्या ही कहा जाए। मैं वही तो बता रहा हूं प्रवीण जी, हम हर बार कहते थे कि मुंह मीठा कराया गया, इस बार तो हलवा पूरी खीर एक साथ दे दी गई है। कांग्रेस के मेरे मित्र ने एक बहुत वाजिब सवाल पूछा था, बहुत धन्यवाद करता हूं उनका, कि देश के गरीब आदमी का क्या। मैं वही चीज आकाश जिंदल आपको बताना चाहता है। ये जो इनकम टैक्स की एग्जम्पशन और उनके चौंकाएगी, और मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे, ये किसको फायदा करेगी? मेरे उस भाई को फायदा करेगी जो रिक्शा चलाता है, कभी इनकम टैक्स ना पहले दिया ना आज देगा। ये मेरे उस भाई को फायदा करेगी जो 600 रुपए दिहाड़ी की मजदूरी करता है। ये मेरे उस भाई को फायदा करेगी जो 12 खंबा रोड कनॉट प्लेस में, जहां मेरा ऑफिस है, उसके बाहर चाय का खोखा लगा के बैठा हुआ। कैसे कंजम्पशन और डिमांड इतनी बूस्ट हो जाएगी इससे, जो मेरा मजदूर भाई 600 रुपए दिहाड़ी कमाता है, उसको दिहाड़ी अब मिलेगी 900 रुपए। वो मेरा भाई जो ऑटो चलाता है, उसको बिजनेस में 50% ग्रोथ आ जाएगी। वो मेरा भाई जो चाय बेचता है, उसकी चाय 10 नहीं 12 रुपए की बिकेगी। तो भूल जाइए कि मैं 300 रुपए वाले या 30,000 में 5 स्टार होटल वाले में डिनर करने की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मेरे मजदूर भाई की, रिक्शा चलाने वाले भाई की, चाय बेचने वाले भाई की। आज तक की स्टडीज बताता हूं, डिमांड और कंजम्पशन जब बढ़ती है, और डिमांड और कंजम्पशन कल इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आज ग्लोबल स्लोडाउन का वक्त है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ये मेंशन किया गया है। और हिंदुस्तान को कौन इस इकोनॉमिक ग्लोबल स्लोडाउन में भी तेजी देगा, तरक्की देगा? वो हमारी डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड। तो डोमेस्टिक डिमांड जो यूएस, यूरोप, ग्लोबल फॉरम में मैं जाता हूं, सब जगह उसकी इज्जत होती है हिंदुस्तान की डिमांड की। वो इससे ऐसी बूस्ट होगी, लास्ट माइल पर्सन को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो क्लियरली ये गरीब आदमी की जो है प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा, मेरे गरीब भाई बहनों की खुशहाली बढ़ाएगा। अब आप बताइए कौन से आप ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जिसकी इनकम नहीं बढ़ेगी? मैं उसका आपको डेटा देता हूं किस तरीके से। मिडिल क्लास को तो एपरेंट बेनिफिट होगा, लेकिन जब इकोनॉमी चलती है, जब एक फ्लाईओवर बनता है, जब अपरोक्ष रूप से
अपरोक्ष रूप से फायदा होता है, अपरोक्ष रूप से फायदा होता है, नो डाउट। आपने बड़े बैलेंस तरीके से इस बात को रखा और बड़े अच्छे लग रहे हैं। आज पॉकेट स्क्वायर वगैरह, लाइटिंग वाइटिंग सब, बजट का दिन है, आज उत्सव का माहौल है आकाश जी के लिए। आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कहा था आप सीमित समय के लिए हैं। तो अभी जब हम बातचीत कर रहे थे तो प्रभात जी बहुत सारे पॉइंट नोट कर रहे थे, क्योंकि ऋषभ तिवारी जी के पास जाना है। उससे पहले प्रभात जी अपने पॉइंट्स रख दीजिए, बीजेपी प्रवक्ता उस पर जवाब दें फिर आपको। नहीं, सबसे पहले तो मैं जिंदल साहब को सुन रहा था और उनके बयान में मुझे बड़ा विरोधाभास दिखा। जब इससे पहले उन्होंने कहा कि जब पैसे बचेंगे तो लोग मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों में जाके अपने परिवार के साथ सिनेमा देखें, और जब दूसरी बार वो काउंटर कर रहे थे मुझे, तब वो कह रहे हैं कि वो 12 खंबा रोड पे चाय की टपरी पे चाय पिएगी। तो ये थोड़ा विरोधाभासी दिखा। मैं सम्मान करता हूं, मैं माफी के साथ ये बात रख रहा हूं, नहीं है अब। और दूसरी बात, 2-3 चीजें हैं इसमें। एक मसला आया धन धान्य योजना। शायद प्रवीण भाई आप तो प्रबुद्ध पत्रकार हो और हमारे सारे बड़े मतलब प्रबुद्ध साथी बैठे हैं। एक बड़ा जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार ने प्रचारित किया था स्मार्ट सिटी। तो मुझे कहीं ना कहीं से वही फीलिंग आ रही है कि जो हश्र स्मार्ट सिटी का हुआ, कहीं वैसा ही हश्र ये 100 जिलों की जो बात हो रही है धन धान्य योजना के तहत, उसका भी ना हो। दूसरी बात, एक बड़ी बात जो हमारे अर्थशास्त्रियों को कहना चाहिए और जो हमारे टैक्स एक्सपर्ट बैठे हैं उनको भी कहना चाहिए कि जब आप इनकम करोगे जब ही तो टैक्स दो, और इनकम कहां से जनरेट होगा? इंप्लॉयमेंट, नौकरी चाहिए। अब सोचिए इस सरकार की नीति। पिछले बजट में इन्होंने 26,000 करोड़ का प्रावधान रखा था रोजगार सृजन के लिए। खर्च कितने कर पाए? महज 15,000 करोड़। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि ये जो कह रहे हैं वो कितना कारगर होगा, ये यहां से दिखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी एक बड़ा मसला, मैं दूसरे चैनल पे बैठा था, वहां आया कि बिहार के लिए बड़ा काम किया है। तो बिहार, नो डाउट मैं बिहार से आता हूं, इसलिए मैंने इस बात को रखा कि बड़ा पिछड़े राज्यों में गिनती होती है उसकी। विशेष राज्य का दर्जा की बात हो रही थी, विशेष पैकेज की बात हो रही थी। इन्होंने मखाना आयोग की बात करी है, मैं स्वागत करता हूं। लेकिन एक सत्य बता रहा हूं प्रवीण भाई आपके चैनल के माध्यम से कि देश के लोगों को यह जानना चाहिए। बिहार के अंदर एक जिला है दरभंगा, वहां 88,000 तालाब थे, कूप थे, और उसी में मखाना की खेती होती थी। आज आपको जान के आश्चर्य होगा 8,000 नहीं बचे। तो जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो आप कहां आसमान में? मैं आपकी तीनों बातें समझ गया। डॉक्टर भावना खुद भी बिहार से हैं, वो भी इस पर कुछ कहना भी चाह रही हैं, लेकिन ऋषभ तिवारी को भी मैं जानता हूं। ऋषभ तिवारी जो है वो भी वैसे ही नोट डाउन करते हैं जैसे आप नोट डाउन कर रहे हैं ना, एक एक सवाल का जवाब देते हैं। ऋषभ भाई, आपने सुन लिया होगा प्रभात जी ने जो पॉइंट उठाए हैं, वाजिब पॉइंट दिखाई देते हैं। मैं उसको संक्षेप में बता दूं तो पहला तो ये कि छोटे रेहड़ी पटरी वाले, इनका क्या होगा। दूसरा, जब इनकम नहीं होगी तो इनकम टैक्स के फायदे की क्या बात करना। तीसरा ये है कि आप जो एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेज थे, जैसे मखाना की खेती की, बिहार के संदर्भ में मैं तो कहता हूं जेनरिक कर लीजिए उसको, कि आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को या जो एग्जिस्टिंग हमारा प्रोडक्शन क्वालिटी है उसको बढ़ाने पर क्या जोर दे रहे हैं। ये 3 सवाल उनके मुझे समझ में आए। सबसे पहले मैं भारत एक्सप्रेस से माफी चाहूंगा देर से जुड़ने के लिए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बात, मैं प्रभात जी के साथ मैं कई डिबेट में बैठता हूँ और बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, लेकिन लगता है वो बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। वो रेडी ठेली वालों की बात कर रहे हैं। प्रभात जी, मैं बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो जिंदगी में किसी सरकार ने पहली बार रेडी ठेली वाले को पेंशन देने का काम किया, तो ये मोदी सरकार ने किया। विश्वकर्मा योजना जो हमारे जिंदगी को संवारते हैं नाई, उनके जीवन को किसी ने संवारने का सोचा तो मोदी जी सोचे। जो हमारे कपड़े को इस्त्री करके उसे कड़क बनाते हैं, उनके जिंदगी को कड़क और तंदुरुस्त बनाने के लिए सोचा तो मोदी जी ने सोचा विश्वकर्मा योजना के तहत। तो ऐसी कई योजना लाकर ना केवल हम रोजगार का एक साधन बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार देने का एक गेटवे खोलने का काम किए हैं। और इसमें भी जब युवाओं के लिए 20,000 करोड़ की नई स्टार्टअप स्लैब की बात कही गई है, तो ना केवल एक इंडिविजुअल युवा को रोजगार मिलेगा, अनेक जॉब भी सृजन वहां से होंगे। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी पिछले दशकों से नौकरी मतलब केवल सरकारी नौकरी, सरकारी माई बाप, ये समझाने पे लोगों को मजबूर रखती थी। लेकिन मोदी जी ने बताया आप खुद के मालिक बन सकते हैं, सरकार आपकी सेवक है,
सरकार आपका नौकर है और हम राजपथ पे नहीं कर्तव्य पथ पे कार्य करने वाले लोग हैं। और तभी हमने इस हिसाब से 12 लाख एक बड़ा स्लैब सर होता है। अगर कोई एक इंडिविजुअल एक लौता घर में कमाने वाला है, 12 लाख तक आपको राहत दी जा रही है। ये एक बड़ी बात मिडिल क्लास के लिए है। कैंसर से लेके अनेक बीमारी, ये सारे पहलू आपके चैनल पे डिस्कस किए गए होंगे, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं। बस कहने का सरल तौर पे ये है कि राजनीतिक डिबेट में बैठे हैं तो एक राजनीतिक कमेंट प्रभात जी सुन लीजिएगा। राजनीतिक कब्ज आप लोगों की दूर नहीं होगी, आलोचना करते रहिए। पेट सफा रोग दफा आप लोग का नहीं हो रहा। जनता को पता है कि भैया रोगी से किसे दूर रखना है और जनता मोदी जी के साथ है। अच्छा, ये चर्चा तो इन दोनों की अगर मैं छोड़ दूं तो मुझे बोलने का कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा आपस में। अरे प्रभात जी, एक बात, मैंने जितने बीजेपी प्रवक्ताओं से बात की पिछले कुछ दिनों में, वो तो एक सवाल करते हैं कि आपके समय कहाँ थी इकोनॉमी, आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई और तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं इस विजन के साथ। एक ही सवाल आपके सामने रख देते हैं। बहुत खूबसूरत प्रवीण भाई, आपने बहुत खूबसूरत प्रश्न किया है और मैं धन्यवाद देता हूं आपका। 2008 और 9 की बात करूंगा क्योंकि दो एक्सपर्ट यहां बैठे हैं, जब मैं उस पर चर्चा करने की स्थिति में हूं। 2008 और 9 में वर्ल्ड वाइज इकोनॉमिकल डेफिसिट की अगर बात की जाए तो एक ना धराम था, पाताल में चली गई थी अर्थव्यवस्था। वर्ल्ड वाइज कह रहा हूं, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा। हमने उस वक्त भी अपने देश के किसानों का 70,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ करने का काम किया था। ये क्या करते हैं अभी, ये पेट सफा और क्या क्या कर रहे थे। ऋषभ हमारे प्यारे भाई हैं, मैं इनको एक चीज बता दूं। इन्होंने कहा कि हम बात करते हैं देश में मित्रवत व्यवस्था है, मोदी जी को चाहते हैं लोग, मोदी जी नौकर बन के काम करते हैं। माफ कीजिएगा ऋषभ जी, मित्रों के लिए तो नौकर हो सकते हैं, देशवासियों के लिए नौकर नहीं है प्रधानमंत्री जी। और मैं इसको प्रमाण के साथ कहता हूं, 12 लाख करोड़ आपने मित्रों का राइट ऑफ किया, किसानों का करने की हिम्मत नहीं है आप में। हमने उस वक्त किया जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक डिफिसिट से गुजर रही थी, इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरे दौर में थी। तब हमने किसानों को बूस्ट किया और उस बूस्ट का नतीजा था कि जब आप आए सत्ता में तब हमने आपको रिजर्व पैसे दिए 1,78,000 करोड़ रुपए। आज अगर आपसे मैं बात करूं, अगर इतनी ही बातें हो रही है तो ऋषभ भाई एक बार बोलिए, पीएम केयर फंड में कितने पैसे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, आपको भी नहीं पता हो, मुझे पता है। इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि उसको कोई बता ही नहीं पाएगा, उसको बिल्कुल डार्क करके रखा गया। ठीक है, तो अच्छा पता है क्या ऋषभ भाई पता है क्या? मैं देखिए, मुझे तो बहुत कुछ पता है सर। मैं तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का वो कार्य करता हूं को मोदी जी को भी जाके पूछ सकता हूं, सर मुझे बताइए इसका हिसाब। लेकिन प्रभात जी की हिम्मत नहीं होगी कि एक बार पूछ ले कि आप बेल पे बाहर क्यों है नेशनल हेराल्ड केस में, राहुल जी और सोनिया गांधी। अभी आप दोनों को आधे घंटे के लिए, क्या मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दूं तो मेरा काम बच जाता है। मतलब मैं आमतौर पर एंकर्स को ऐसे भी देखता हूं कि आप दोनों को छोड़ देते हैं, आप दोनों आपस में डिस्कस करते रहे। पर मेरे साथ 2 बड़े गणमान्य मेहमान भी मौजूद है, डॉक्टर भावना है, रोहित जी है। मैं इतना आप दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं जानता हूं आप दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, एक दूसरे के भाई हैं। ये तो सब पॉलिटिकल पार्टी की आपके राजनीतिक धर्म का निर्माण करते हैं। हमारे तो वाली सरकार है, ठीक है। डॉक्टर भावना, चलिए कुछ जो हमारे पॉलिटिकल पैनलिस्ट हैं और दोनों बहुत अच्छे वक्ता हैं, मैं जानता हूं दोनों को, दोनों बड़े अपने पॉइंटर्स के साथ में बात करते हैं, कुछ चीज़ों को गंभीरता से समझते हैं। एक तो निचले तबके की बात, 12 लाख 15 लाख 20 लाख उद्योगपति, इनकी बात होती है। छोटा आदमी जो होता है, छोटे आदमी से मतलब है जिसकी आय कम है, और हम भी उसी परिवार से आए हैं, हमने वो चीज़ें देखी हैं जीवन में, आज भी देखते हैं, पत्रकार ही हैं, कोई व्यवसाय नहीं है। तो आप ये बताएं मुझे कि उनकी क्या स्थिति है और उनके लिहाज से आप कैसे देखती हैं इसको? पहले तो प्रशांत जी को मैं बताना चाहूँ कि मैं भी बिहार से और दरभंगा से ही बिलोंग करती हूँ। जी प्रभात जी को तो उन्होंने बहुत वैसे सही बात दोहराई कि जो मखाना का जो बेल्ट है, जो दरभंगा, उसमें जो तालाब है, चूँकि मखाना की खेती ही वो तालाब में ही होती है, पानी के पोखर में, जिसको हम पोखर कहते हैं, तो वहाँ उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। ये बात उनकी बहुत सही है। ठीक है, निचले तबकों की बात की जाए तो सैलरीड क्लास को तो उन्होंने डिबेट दिया है, बट अभी हमारा जो अर्बन डिमांड जो है ना, वो बहुत वीक हो गया है। रूरल डिमांड हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, तो अर्बन डिमांड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, जो एक कैप मेंटेन करता था, जो एक लेवल पे था, उसको हम कैसे एनहांस करेंगे, ये गवर्नमेंट को देखना होगा।
परकोलेटिंग इफेक्ट्स जो नीचे के तबके के लोग हैं उनके पास इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट किस तरह से, गवर्नमेंट ने तो स्कीम्स बना दी, गवर्नमेंट ने तो एक्सपोर्ट के लिए भी स्कीम्स बनाई हैं, गवर्नमेंट ने तो फिश प्लेट्स के लिए भी बनाई हैं स्कीम्स, लेकिन अभी उसका निचले तबके पर क्या ये चीजें अपरोक्ष रूप से जाती, मतलब परोक्ष कुछ नहीं हो सकता, यही मैं जानना चाह नहीं, रहा अपरोक्ष रूप से भी जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्लैब्स हैं, बहुत सारे रेगुलेटरी एस्पेक्ट है जिसको ईज करने की बात हो सकती है। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें निचले तबके भी, लेकिन अभी इस बजट में गिग वर्कर्स के लिए उन्होंने एक बहुत राहत की बात की है। जो गिग वर्कर्स हैं, जो उनके लिए पेंशन, उनके लिए रजिस्ट्रेशन, उनके लिए जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उनके लिए कुछ रियायतें भी दी जाएंगी। तो ये गिग वर्कर्स के लिए कहीं ना कहीं उनकी मेंटल स्टेटस को बहुत बूस्ट मिलेगा। और अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि जब मानसिक तौर पे आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये इकॉनमी कहीं ना कहीं, देखिए पहले तो बेरुखा व्यवहार हो रहा था, ये बात तो कहीं कोई दो राय नहीं है कि सैलरीड के लिए, इनकम पीपल के लिए और एज वेल एज जो निचले मिडिल लोअर मिडिल क्लास थे उनके लिए बेरुखा व्यवहार था। कॉर्पोरेट टैक्स को गवर्नमेंट ने 35% से 25% किया गया। उसी तरह से बेरुखा क्यों था? बेरुखा इसलिए था क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स जो है, जो जितने हमारे कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं, जो बिजनेस बॉडीज़ हैं, उनको काफ़ी रियायतें दी गई। क्या उसी तरह की रियायतें हमारे मिडिल क्लास लोगों को दी गई? अब जाके जो है जिस तरह का सिचुएशंस जब परसीव होने लगा, जब लगा गवर्नमेंट को कि नहीं अब डिमांड बहुत ये होगी, इन्फ्लेशन हमारा कितना बढ़ गया, पहले हम 6 से 5 अभी 4 पे हमने कोशिश की है। मॉनेटरी इंटरवेंशंस कितनी करने की ज़रूरत पड़ गई है हमारी, क्योंकि हमने देखा कि ग्लोबली हमारा डिमांड वीकेंड हो रहा है। तो गवर्नमेंट को लगा कि अगर कोई डिमांड इंड्यूस कर सकता है तो वो निचले तबके का लोग और प्लस वो अपर मिडिल क्लास है एज वेल एज लोअर मिडिल क्लास, तो लोअर मिडिल क्लास को इन्होंने राहत दी है। बट बेरुखा व्यवहार तो इनका था, मैं इस बात को बेबाकी से कहना चाहूँगी कि बेरुखा व्यवहार था। लेकिन अब गवर्नमेंट को शायद समझ में आ गया कि अगर कंजम्पशन को बढ़ाना है, डिमांड को बढ़ाना है, तो हमें सैलरीड इनकम ग्रुप को कुछ ना कुछ रियायतें देंगे, जो उन्होंने रियायतें दी है और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, शिक्षा पे, रोज़गार पे किस तरह की अभी इनकी इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी होगी, क्या ये करेंगे? देखिए, इंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में बहुत वाइडर टर्म है। हम अचानक से कोई बंदा इंटरप्रेन्योरशिप नहीं बन सकता जब तक कि उसको आप जो है फैसिलिटेट ना करें। किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हैं, इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, तब हम ये देख सकते हैं। जी मैं रोहित जी के पास जाना चाह रहा था, उससे पहले मैं बहुत शॉर्ट कमेंट जो है ऋषभ जी आपका लेना चाहूँगा। ये सिर्फ खुश करना था मिडिल क्लास को या इसके पीछे आप कोई विजन देखते हैं? थोड़ा संक्षेप में अगर समझा पाए कि इसके पीछे विजन सिर्फ इतना है कि नहीं मिडिल क्लास बड़े टैक्स टैक्स टैक्स, क्या महंगा क्या सस्ता, इस पर नज़र रहती तो इस पर फोकस करो, या आपको लगता है कि थोड़ा इसके कुछ बड़े मायने भी हैं जो गूढ़ता से समझे जा सकते हैं? देखिए सर, मेरा मानना है कि ये सरकार बिल्कुल जनमानस की अंतर्भावनाओं को समझती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिडिल क्लास के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, मेरे और आपके साथ, ये प्रभात जी के साथ क्या नहीं पता, कांग्रेस खजाना रखती होगी, लेकिन एक मिडिल क्लास के साथ क्या प्रॉब्लम है ये मैं बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये रहा सर कि हम संकोच में भी जीते हैं। अगर अपने पास पैसे ना भी रहे तो भी कई बार हम उसको नहीं दर्शा सकते। तो इन भावनाओं को कहीं ना कहीं मिडिल क्लास नहीं अपनी समस्या को बता पाता है, जिसको सरकार समझती है कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास इस दुविधा में रहता है कि उसको तो मैकडॉनल्ड्स में बर्गर भी खाना रहता है और कम से कम, लेकिन स्थिति उनकी कभी काल जो हमारे वर्कर हैं उनसे भी खराब रहती है, पर वो तालमेल बैठाने में उसको दिक्कत होती है। तो इसको समझते हुए उन्होंने टैक्सेशन में रिलैक्स दिया है और जो बिल्कुल जिसे विश्वकर्मा योजना के तहत लाते हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उन लोगों को सरकार इतना बेनिफिट दे रही है कि वो धीरे धीरे पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, वो सशक्त हो रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है मिडिल क्लास के बारे में टैक्स के लिए सोचना कि अगर 10-10 रुपए भी बचता है। मुझे एक बात बताइए, थोड़ा हल्के अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में सवाल पूछ रहा हूँ, कोई बहुत गंभीर सवाल नहीं, लेकिन फिर भी क्या ये ऐसा तरीका लगता है कि खूब कमाओ खूब बचाओ, लेकिन फिर आके जरा मल्टीप्लेक्स में, मैकडॉनल्ड्स पर या कहीं खा पी कर थोड़ा खर्चा भी करो, जिससे टैक्स फिर दोबारा सरकार के पास आ जाए, इकोनॉमी चलती रहे? सर देखिए, इकोनॉमिक का एक साइकिल ही है। जब मैं 10th तक में, 10 के बाद तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हूं मैं प्रोफेशनली, लेकिन 10th तक जब मैं पढ़ता था इकोनॉमिक्स, तो मुझे 2 रूल जरूर पता था कि अगर आप ज्यादा खर्च करोगे तो ज्यादा अर्न करने की भी सोचोगे। एक तो रूल है, ये हमारे अर्थशास्त्री बताएंगे बेहतर। दूसरा, अगर आप कम खर्च करते हो तो उसका सेविंग के अनुसार आप चलते हो। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मार्केट में अगर पैसा फ्लोट होता है तो इनडायरेक्टली फिर आप ही के पास आता है। अगर रोड बनती है, जैसे मान लीजिए कहीं नए IIT बने, तो उस गांव पे पहले रोड
पहुंचाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सीट्स बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, टीचर्स की वैकेंसी निकलेगी। तो सरकार इस रूप से काम करिए। पहला जो बजट आप देखे होंगे, जो पहला जो सरकार का गया, उसमें यह था कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस हो, क्योंकि बहुत ऐसे जगह थे जहां अभी तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची थी। 18 जगहों में बिजली तक नहीं था, तो हमने पहले उस पर काम किया। फिर अभी बजट को हमने अलग अलग सेक्टर में डिवाइड भी किया है। तो मुझे लगता है कि हर तरीके से कहीं ना कहीं हम हर क्षेत्र को विकास क्यों ले जाना चलिए चाह रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल विजन तो 2047 में विकसित देश बनाने का जो रखा गया वो बहुत चुनौतीपूर्ण है। प्रभात जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर संक्षेप में कह रहे हैं तो आप कहें। मैं रोहित जी के पास जाना चाह रहा हूँ। मेरी बहन भावना जी कह रही थी गिग वर्कर की बात जी। गिग वर्कर के बारे में सबसे पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। ये बात भी देश को समझने की आवश्यकता है। आज भले ये पीठ थपड़ा, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात और विकास की बात, तो मैं एक चीज बताऊं, जो हाईवे बनता है, बिल्कुल बेशक सारे देश को फायदा होता है, लेकिन उसका फायदा कॉर्पोरेट को भी होता है। और उनका टैक्स जब आप माफ करते हो, जब उनका कम करते चले जाते हो ना, तब ये बोझ आम लोगों पर पड़ता है और उससे आम लोग पीड़ित होते हैं। और दूसरी सबसे अंतिम बात तो मैं कहना चाहता हूं, फूड इन्फ्लेशन क्या है अभी इस देश के अंदर? कोई जवाब देगा इस बात पर? ऋषभ जी बोलेंगे? 9 से 10% प्रवीण भाई, ये बहुत ही सोचने की आवश्यकता है। कहां जा रहे हैं हम? गलत। 5 किलो अनाज पर आप देश को पालना चाह रहे हो, आप बात इस पर करो। कल मैं वित्त मंत्री नहीं, बोल सकते हैं आप ऋषभ जी। देखिए, समय अब मेरे पास नहीं है। आप कोई चीज काउंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। सर ये गलत है। जो रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स था 2022 में 9 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली था, अभी 4.4 है। तो देखिए अब कहाँ रिडक्शन आया है। ठीक है, मैं आप दोनों को साथ में लेके एक अलग से चर्चा करूंगा। मैं आप दोनों को साथ में लेके अलग से चर्चा करूंगा। सभी से मैंने बातचीत की है। रोहित जी को मैं एक ऐसे एक्सपर्ट के तौर पर जानता हूं कि ये जो पैसा बचकर आ रहा है थोड़ा सा मिडिल क्लास के पास में, अपर मिडिल क्लास का, वो क्या करेगा, उस पर बड़े अच्छे एक्सपर्ट हैं ये। बहुत सारे लोग इनसे सलाह लेंगे। तो रोहित जी, अभी चलते चलते आपका एक फाइनल कमेंट, ये जो बचत हो रही है या ये जो राहत मिली है, इसका क्या फायदा मिलेगा, क्या करना चाहिए, वो थोड़ा सा बताइए आप। जैसे डॉक्टर भावना ने अभी बताया कि इससे डेफिनेटली कंजम्पशन तो बढ़ेगी। जब पैसा बचेगा तो दो ही सूरतें हैं, या तो कंजम्पशन या सेविंग। अब जो पैसा कंजम्पशन के बाद में जो सेविंग है, वो कोई इंसान आज की डेट में बैंक में तो रखता नहीं। अगर आप पिछले 2 साल के आंकड़े देखेंगे, बैंक में कोई पैसा नहीं रख रहा, सारा पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हो रहा है? कैपिटल मार्केट्स में, इन टर्म्स ऑफ SIPs। तो ये बैंक में रखने में FD को आप काउंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हाँ, FD को भी बैंक में, सेविंग अकाउंट में। मतलब आजकल FD से मन उचाट हो गया, लोगों को पता है कि अच्छा 6-7% है। जैसे मैंने सुबह भी कहा था कि अगर SIP भी करते हैं लोग, SIP करें लॉन्ग टर्म विजन के साथ में, कम से कम 3 से 5 साल की विजन कम से कम होनी चाहिए। SIP करेंगे, पैसा बिल्कुल सेफ है। जैसे जैसे देश विकसित हो रहा है, आपकी सरकार ने अपने निर्णय से इसको इनकरेज किया है। मतलब कुल मिलाकर ये जो एक ट्रेंड सा चल गया सोशल मीडिया पर, हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को लेकर, SIP को लेकर। मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश के लोगों के पास बचत करने की कैपेसिटी ही नहीं मतलब बची जिनके पास है, हम तो उनकी बात करें ना। ठीक है, आपका प्रश्न अपनी जगह सही है प्रभात जी। हम तो साथ में हैं, हमारे परिवार तो बहुत बड़ी तादाद में हम लोगों को जानते हैं जो उसी के। मैं तो कह रहा हूं जिनके पास है वो भी तो सुन रहे होंगे ना टेलीविजन पर। भोजन और कपड़े में ही जी रहे हैं। मैं ठीक आपकी बात मान गया, आपसे स्वीकार्य है, लेकिन LED पे अभी रोहित जैन साहब को सुन रहे होंगे ना लोग, उनको भी तो बोलना पड़ेगा। जिनके पास 10-12 लाख वाला मामला होगा वो तो सुन रहे होंगे जैन साहब को। पर ये प्रभात जी, बहुत अच्छी चर्चा रही। ऋषभ भाई, आपका भी बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त चर्चा थी लेकिन आपने बहुत सारी बातें रख दी। रोहित जी आपका, और भावना, डॉक्टर भावना आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए। टू कंक्लूड, मैंने ऑलरेडी आज सुबह में ही ये प्रेडिक्शन कर दिया था और पहले भी मैंने कहा था कि 8 लाख से अबव जो है टैक्स एग्जेम्पशन होगा, एनहांस टैक्स एग्जेम्पशन। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने उस चीज़ को किया, क्योंकि गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर था, गवर्नमेंट को लग रहा था कि सैलरी इनकम ग्रुप को कुछ ना कुछ तो रिबेट देना है। तो आई अप्रिशिएट द पॉलिसीज जो आपने पहले प्रेडिक्ट किया था या अपेक्षा की थी, वो पूरा हुआ। समय की सीमा है। बहुत ऋषभ भाई, बहुत धन्यवाद आप सबका। समय नहीं, सब बोलना चाह रहे हैं, समय नहीं है। आप चारों मेहमानों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत का बजट पर लगातार ये कवरेज भारत एक्सप्रेस पर जारी रहा है, आगे भी खबरें देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही।